जिन्होंने जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो चलो मैं कल का कुछ ठीक है। बोलो कैसे। यस मैं इसके लिए बोलती हूँ कि आप लोगों को अगर मैक्सिमम सी इसके पहले का जो बैच था मेरा उसमें लॉ का 70 का नहीं था, उससे कम वाला हाईएस्ट था। यस अभी वाला 70 है। इफ अगर तुमने और ज्यादा स्मार्टली में भी ऐसा हो सकता है कि एक आधा 8 मार्क का क्वेश्चन चुका रहेगा, प्रोविजन रॉन्ग लिख दी रहेगी, इसके लिए वो पूरा कट हो गया है ना। तो अभी आपसे मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि और ज्यादा आप ये करो, और ज्यादा अपन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं और स्मार्टली तुम लोग क्या करो क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, अटेंड करेंगे, फेस करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स अगर स्कोर करना है तो यू नीड टू सॉल्व, ऐसा नहीं कि कुछ भी सॉल्व कर लिया। प्रोविजंस आपके राइट बैठने चाहिए वो जगह पे, जो आप सोच रहे हो तो वही प्रोविजन होना चाहिए। तुम लोग अगर डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। लॉ में 100 में से 70 मार्क्स इज इट इट इज अ वेरी बिग डील। तुम लोग आ सकते हैं 80 आ सकते हैं, 90 आ सकते हैं, आ सकते हैं, इट्स नॉट फन। तुम लोग अगर बस स्मार्टली पेपर को लिखो। अभी क्या है, मैंने लास्ट 2 बैचेस में भी करवाया है कि मैं आपको बोलूंगी, जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, अपन आरटीपी के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते रहते हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये अपना स्टडी करने का फॉर्मेट है। तो मैं आपको बोलूंगी एक काम करो, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन 1 सॉल्व करके दिखाओ मुझे 5 मिनट में। तो आपको 5 मिनट के अंदर करेक्टली क्वेश्चन 1 सॉल्व करके दिखाना है। फिर अपन किसी को 7 मिनट लगेंगे, किसी को 6 मिनट लग सकते हैं, किसी का 4 मिनट में हो सकता है। तो अपन देखेंगे कि मोस्ट एक्यूरेट आंसर किसका है, 80 to 90% किसका बैठ रहा है एक्यूरेसी। फिर अपन जिसको ज्यादा टाइम लगा उस पर काम करेंगे, जिसका लेस एक्यूरेट है उस पर काम करेंगे, या फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कैसे लिखना है ना। जनरल थ्योरी है, देखो ना 100 मार्क का थ्योरी है, सिलेबस इतना बड़ा 100 है। अभी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 यूनिट्स है, कितना बड़ा सिलेबस है। सो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 4 यूनिट है, पार्टनरशिप के 3 है। सो ये अपने आप में बहुत ह्यूज सिलेबस है। अगर ऐसा अपने को ना, अपने को अंदाजा नहीं है कि अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ूंगी तो मेरे को 40 मार्क तो आने ही आने हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी अटेम्प्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का 22 मार्क का आ जाए, ऐसा हो सकता है किसी अटेम्प्ट में 17 मार्क का ही आए। तो अपने को वो भी पता नहीं है, एश्योरेंस नहीं है कि कौन से कहाँ पे कितने मार्क का। अभी क्या है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का जनरली ऐसा कोई भी फैकल्टी ऐसा बोला जाएगा कि इसको थोड़ा सा स्लाइटली लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंपॉर्टेंस है। बट मैं ऐसा कभी नहीं बोलती, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे पेपर देखे हैं जहाँ पे 7 और 8 मार्क का एलएलपी पे क्वेश्चन आ गया, 14-15 मार्क का तो इधर ही आपका कवर हो गया। तो जिसको आप एकदम ऐसा पिद्दी समझोगे उस पर आपको बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अपने को किसी को भी कम इम्पोर्टेंस देना नहीं है, कम प्रायोरिटी देना नहीं है, अपने को पूरा क्या करना है, सबको अच्छे से इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है। सी क्या था, इट वाज सी लॉ वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक 60 मार्क का अपना लॉ था और 40 मार्क का बीसीआर था। बीसीआर मतलब कुछ नहीं, आपके जैसे पहले पहले जब सीपीटी था मेरे टाइम पे, इट वाज इंस्टेड ऑफ बीसीआर इट वाज कम्युनिकेशन, इथिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो फिर भी ठीक था। बट बीसीआर आ गया तो मतलब उसमें पूरा जैसे आपका ऑफिशियल लेटर राइटिंग है, ईमेल ड्राफ्टिंग है, ये सारी चीजें आ गई थी। तो बीसीआर थोड़ा सा एकदम ऐसे हल्का फुल्का था। बट आपके अटेम्प्ट के लिए या फिर पिछले अटेम्प्ट में
पिछले टर्म से क्या स्टार्ट हो गया है कि पूरा के पूरा 100 मार्क का लॉ है, तो ये क्या बोलते हैं फिर को अगर 100 मार्क्स का आपको लॉ आया है तो थोड़ा उगड़ है, मुश्किल है। बीसीआर 40 मार्क का था तो थोड़ा लाइट वेट था, बट थोड़ा लाइट था, हल्का फुल्का था, ऐसा लोग बोलते थे। बट मुझे बताओ यहाँ पे बैठे लोगों में से कितने लोगों की इंग्लिश एकदम ज्यादा स्ट्रांग है। इंग्लिश मतलब वैसे कम्युनिकेबल इंग्लिश सबकी है, मैं बोल रही हूँ ग्रामर किसका एकदम स्ट्रांग है, इसको लगता है नहीं। 1 2 दो ही लोगों को आप लेटर ड्राफ्ट कर सकते हो, ईमेल। तो यहाँ पे वहां पे बीसीआर में मे भी चांसेस थे कि आपके मार्क्स जा सकते हैं, बट लॉ अभी 100 मार्क का लॉ है। जितने भी सारे एक्ट्स अपन पढ़ेंगे पूरे के पूरे एक्ट्स पे पेपर आने वाला है। अभी यहाँ पे जो इंडियन कॉन्टेक्ट वो थोड़ा सा आई कैन से आपकी लैंग्वेज में आई कैन से सब्जेक्टिव है। आपने बचपन में पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सॉल्व किया है, पर्सनल रिस्पॉन्स या पर्सनल ओपिनियन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता था और वो पैराग्राफ के लास्ट का डी या ई कोई था क्वेश्चन रहता था कि बाबा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, आपको प्रोविजन पता है और आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ओपिनियन देना है, काइंड ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स है। तो उसमें मे भी सबके आंसर्स अलग रह सकते हैं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, आंसर सेम नहीं रह सकते। बट अपने पास कुछ ऐसे एक्ट है जैसे कि पार्टनरशिप है, जैसे कि एलएलपी है, जैसे कंपनी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब सिलेबस में से अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 चैप्टर नॉर्मल है, सोगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बचे हुए बाकी सारे चैप्टर्स कैसे है, प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल का मतलब होता है टेक्निकल, टेक्निकल चीजें, मैकेनिकल नहीं है। तो ये ऐसा है तो ऐसा ही रहने वाला है, चाहे 2 स्टेप्स कर, 2 स्टेप्स कर, 2 स्टेप्स कर, अपने को जाना रजिस्ट्रार के पास ही है, अपने को एप्लीकेशन में ये सारी 10 चीजें देनी है। हाँ, हो सकता है कि किसी को 9 चीजें याद रहे, किसी को 10 चीजें याद रहे। तो ये प्रोसीजरल पार्ट आपके लिए एक बहुत मतलब ऐसा साबित होने वाला है कि इट विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। तो आप ऐसा स्मार्टली स्टडी कर सकते हो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 यूनिट कर दिए, एकदम परफेक्ट है, आप मेरे को कुछ भी पूछो, आपके हिसाब से आपने 2 यूनिट 3 यूनिट करे, हम थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करने में बोर हो रहा है, कंटिन्यू 9 यूनिट नहीं कर सकते हो आप 1 गो में। तो आपने 2 दिन में मिला के 3 यूनिट पूरे कर दिए एकदम अच्छे से। एक काम करो ना, छोटा सा हल्का फुल्का पार्टनरशिप ले लो, पार्टनरशिप के तो 3 यूनिट 1 गो में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपके दिमाग लगाने का कुछ काम ही नहीं है, इट इज प्रोसीजर। सेक्शन 58 का प्रोसीजर पता है, 59 का प्रोसीजर पता है, 59A का फीस का अमाउंट पता है। अगर तू भी लर्न करेगा तो फीस का अमाउंट 3000 रहेगा, तू भी करेगी तो 3000 रहेगा। सो इट विल नॉट चेंज। और जो चीजें चेंज नहीं होती है, आपका जो एग्जामिनर है वो चाहते भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा ना। प्रोसीजरल पार्ट तो सब सेम लिखोगे। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लर्निंग करो, रूट लर्निंग का मतलब रट्टा मारना होता है, बट इतने तो आप स्मार्ट हो ही अभी 11 12 का एग्जाम देके कि कोई प्रोविजन आप अगर 3 से 4 बार पढ़ लो तो मैक्सिमम चीजें ऐसी हो जाती है कि आपने रटा है उसको। मैक्सिमम चीजें, मैं क्या बोलती हूँ, आंसर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। मेक श्योर कि मैं जब भी वो आंसर लिखूं वो आंसर में मेरा कीवर्ड आना ही चाहिए। वो कीवर्ड आ गया, पेपर चेकर को समझ में आ जाता है इसको प्रोविजन पता है। बस ट्राई नॉट टू चेंज मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, सेंटेंस। सिंपल सिंपल इंग्लिश में आपको पेपर ड्राफ्ट करना है, वहां पे कोई आपके हाईफाई इंग्लिश का ये नहीं है। अपने को बस उनको ये बताना है कि आई नो द प्रोविजन, आई नो द मीनिंग, आई नो द कीवर्ड, दैट्स इट। उनको पूरा की पूरा कन्विंस करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करूँ। मैं सारी चीजें बताऊंगी आपको। अभी एक बार अपना पार्टनरशिप हो गया, उसके बाद मैं आरटीपी यहाँ पे लेके आऊंगी आपको, आपके लिए, और अपन उसमें से टिक मार्क करते जाएंगे कि इसमें पार्टनरशिप के कितने क्वेश्चंस है, प्रोबेबली ये ईयर कितने मार्क्स का आया था, ये ईयर कितने मार्क्स का आया था। तो ऐसे कर करके तुम्हें एक आइडिया आ जाएगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जितने ज्यादा क्वेश्चंस को फेस करोगे तुम लोग, उतना ज्यादा आपका स्मूथली प्रैक्टिस होगा। और अगर एग्जाम्स में आने वाले टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ पे तुम लोगों ने फेस कर लिए तो एग्जाम में वो बर्डन भी नहीं रहेगा। नहीं तो एग्जाम में आदमी को पेपर देख के डर लगने लगता है। यहाँ पे अपन पिछले सारे एग्जाम्स के पेपर सॉल्व करवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम का जो बर्डन है यहाँ पे रिड्यूस आएगा, रिड्यूस हो जाएगा।
यू विल कम टू नो कि एग्जाम में ऐसा कुछ तो अजीब क्वेश्चन आने वाला है जिसका आंसर बहुत ही सिंपल रहेगा, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। बोलो। नेगोशिएबल स्टूडेंट का ओके, आई गेस 14 मार्क्स के हिसाब से आया था, 12 to 14 मार्क्स के, बट दैट वाज सिंपल। व्हाई? बिकॉज इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ तुम लोगों के टाइम पे भी वो सिंपल ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि अपने को डिफिकल्ट स्टडी नहीं करना है। जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो अपने को अच्छे से करके जाने हैं, और पूरा जो प्रोसीजरल पार्ट है वो अच्छे से करके जाना है। तो आपको ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो एक्ट आपको, सी, बीसीआर इरेडिकेट करके आपको लेके क्या आए हैं, आपको लेके आए हैं वो एंटर के चैप्टर्स, आपको एंटर के चैप्टर्स पूरे ड्रैग करके इधर लेके आए 3। तो ऑफकोर्स उनको ये तो पता होगा कि आपका जो आईक्यू लेवल है इंटर के लोगों से कम ही होगा। तो क्वेश्चन ही आपको इस हिसाब से पूछेंगे कि बाबा उसको आप फेस कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। और एक बात बताती हूँ, अगर इंस्टीट्यूट पेपर निकाल रहा है तो वो इसके लिए पेपर नहीं निकालेगा कि आपको फेल करना है। हमेशा कोई भी पेपर निकालने वाला पर्सन पेपर इस हिसाब से निकालता है कि हमारे बच्चे पास होने चाहिए। या ऐसा नहीं होगा कि 100% डिफिकल्टी लेवल होगा। हो सकता है एखादा पेपर उनको, लॉ का कैसा होता है, एक अटेम्प्ट सिंपल आता है, एक अटेम्प्ट डिफिकल्ट आता है, कभी कभी बहुत सिंपल आ जाता है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, मतलब ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है। बट पेपर डिफिकल्ट भी आया तो भी दे मेक श्योर कि बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए, बच्चे पास हो। तुम लोगों को फेल करने का किसी का इंटेंशन होता ही नहीं है, आपको पास करने का ही इंटेंशन होता है, और उसी वे में ही पेपर निकाला जाता है। अभी वो आपका स्मार्टनेस है, चाहे वो टफ अटेम्प्ट हो या इजी अटेम्प्ट हो, आपका स्मार्टनेस है कि आप कैसे उसको डील करो, कैसे उसको हैंडल करोगे, पेपर कैसे लिखना है, क्वेश्चन 1 का जो सब क्वेश्चन है वगैरह वगैरह, मैं वो बताऊंगी आपको। जैसे एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन होते हैं तो लिखना होता है। नहीं तो क्वेश्चन 1 का ए फर्स्ट पेज पे, क्वेश्चन 1 का सी लास्ट पेज पे, ऐसा नहीं। एबीसी, क्वेश्चन 1 का एबीसी तीनों कंटिन्यूएशन में लिखना होता है। जैसे ही आपका एबीसी तीनों खत्म हो जाए, फिर वो पेज ड्रॉप करके आपको अनदर फ्रेश पेज पे क्वेश्चन 2 स्टार्ट करना होता है। ये सारा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे उसको छोड़ के आगे प्रोसीड करना है, वो भी आपको बताऊंगी सारी चीजें। बट आपसे मैं expect करती हूँ, और काम करेंगे अपन इस पे, है ना। सब्जेक्ट में क्या है? जैसे अपना अकाउंट्स है, जैसे अपना मैथ्स है, उसमें कुछ कुछ चीजें इंटरेस्टिंग रहती है, मतलब प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, आपको इधर कैसे पे सम सॉल्व करना है, ये कंप्लीटली थ्योरी है। तो थ्योरी मतलब आपको नहीं लगता है। इसके लिए अपने को कीवर्ड्स से क्या करना है, कीवर्ड्स की हेल्प से आंसर्स को याद रखने का ट्राई करना है, मैक्सिमम स्टडी करना है, सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, है ना। समझ? वी प्रॉमिस वी विल स्कोर 60+। होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि और कुछ चैप्टर, हाँ 1, वेरी नाइस। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आई विल ट्राई टू, जो जो मैम ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैं उसको सबको फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। होना चाहिए, सब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो, देन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म को डिसकंटिन्यू करना है, वाइंड अप करना है, बंद करना, खत्म करना। क्या डिसोल्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म? यस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ये चीज हमें पता है। जैसे कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए बाय एग्रीमेंट हो सकता है, कोर्ट कैन ऑर्डर कर सकती है, किसको, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने की बात कर रही थी। बट यहाँ पे फॉर्म डिसॉल्व करने के लिए फॉर्म डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट हो सकती है। हाँ, एग्रीमेंट में लिखा है our firm will we will discontinue our business after so and so time period, so of course firm will be dissolved after this time, so by agreement firm will dissolve। हमने जो चीजें देखी थी ये वाले चार्ट में, ये देखो,
जस्ट अ मिनट, ये चार्ट में जो चीजें देखी थी कल एंड में वो लिखनी बाकी है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के क्राइटेरिया लिखनी बाकी है, बट मुझे बताओ कि उसको आपको अंडरस्टैंड हुई है? एग्रीमेंट से होता है, कोर्ट के ऑर्डर से हो सकता है, कॉन्टिजेंसीज की वजह से हो सकता है, सो एंड सो, आपको पता है बहुत अच्छे से। ओके, देन है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, डिसोल्यूशन होने की वजह से क्या कुछ चीजें हो सकती है। आफ्टर डिसोल्यूशन, जैसे क्या आज के दिन नोटिस दे दिया और आज के डेट पे, आज के दिन 30 जुलाई को कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होने वाली है, टेल मी, क्या रातों रात उनके लाइबिलिटीज पे ऑफ हो सकते हैं? कोई लोन 3 महीने का हो सकता है, कोई 6 महीने का हो सकता है। तो डिसोल्यूशन में पब्लिक नोटिस भले ही दे दिया, लेकिन जब तक थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कंप्लीट नहीं होते तब तक क्या नहीं होता, फॉर्म का लीगल डिसोल्यूशन नहीं मानेंगे। नंबर 1, it seeks to protect the third party dealing with the firm who has notice of the prior dissolution. अभी ऐसा भी हो सकता है पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया, लेट्स डिसॉल्व द फर्म, लेट्स वाइंड अप द फर्म, लेकिन उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अभी अगर उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो इसमें थर्ड पार्टी की क्या गलती? आज डिसॉल्व करना है, पार्टनर ने आपस में डील कर दिया, सब लोग चले गए अपने घर पे और बोले पब्लिक नोटिस देंगे आराम से। पब्लिक नोटिस उनको 10 अगस्त को देना है। इन बिटवीन 10 दिन में किसी थर्ड पार्टी ने आपके फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लोन लिया, लोन दिया, वो केस में क्या पार्टनर्स लाइबल रहेंगे टू थर्ड पार्टी? डेफिनेटली दे विल बी लाइबल। व्हाई? बिकॉज पब्लिक नोटिस हैज नॉट बीन सर्व। तब तक डिसोल्यूशन नहीं था, partners will definitely liable to third party. Then it also seeks to protect the partners of dissolved firm from the liability towards the third party. मतलब क्या, अगर ऐसा है कि फर्म हो गई वो डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व होने के बाद भी क्या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा? जैसे आप अगर फर्म को डिसॉल्व करते हो, आप डिसोल्यूशन अकाउंट बनाओगे, तो उसमें क्या करते हैं कि सारे जो पैसे रियलाइज होते हैं, पहले आप लाइबिलिटीज पे करोगे, डेट पे करोगे आउटसाइडर्स, उसके बाद जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल पे करोगे, उसके बाद इंटरेस्ट पे करोगे, एंड देन बचा कुछ अमाउंट आप पीएसआर में बांट के प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दोगे। सो दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर देन आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अनाउंस होने के बाद भी क्या पार्टनर की कोई लाइबिलिटी बनती है? आंसर इज यस। पार्टनर्स की लाइबिलिटी नहीं बनती है अगर किसी पार्टनर इसमें वो जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका स्टेट वुड बी लाइबल। डेथ के केस में डिसीज पार्टनर का स्टेट वुड बी लाइबल। क्या वो पर्सनली लाइबल हो सकता है? नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ द डिसीज पार्टनर वो लिमिट ओनली अप टू हिज स्टेट, जितना प्रॉपर्टी छोड़ के गया है उतना पे ऑफ कर दो। या फिर अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर को, देन लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड थी वो अभी अनलिमिटेड रहेगी क्या? अप टू हिज स्टेट वो लिमिट हो जाएगी। या फिर स्लीपिंग पार्टनर, दैट इज अ पार्टनर एज अ पार्टनर, अभी स्लीपिंग पार्टनर है, क्या उसको रिटायरमेंट के टाइम पे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि वो पार्टनर है, तो वो केस में भी उसका जो लाइबिलिटी है वो डिसोल्यूशन के डेट के बाद क्या हो जाएगा, एक लिमिट तक लिमिट हो जाएगा। बाकी पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड नहीं रहेगा। क्या पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है? आंसर इज यस। हम्म, नो, नो, बट आफ्टर, सी, आफ्टर डेथ ऑफ एनी पार्टनर, जितना भी उसका स्टेक है इन द पार्टनरशिप, ओनली अप टू दैट मच एक्सटेंट ही विल बी लाइबल। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक चीज देखा था कि एंसेस्ट्रल बिजनेस अगर कोई ट्रांसफर होता है, जैसे कि फादर का लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया बेटे को, तो फादर ने छोड़ के गए 50,000 का प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी है 70,000 का। टेल मी, क्या बेटा 70,000 देने के लिए लाइबल है? द सन इज लाइबल ओनली अप टू 50,000, रूल है। हम्म, हम्म,
नहीं, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज नो मोर लाइबल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. उसका जितना भी स्टेक है in the partnership firm only up to that much extent it is liable. जनरली प्रैक्टिकल सिनारियो में क्या होता है कि बाबा कोई पार्टनर का लॉसेस नहीं होते, अगर लॉसेस होना है या परपेचुअल लॉसेस के केस में फर्म वुड वाइंड अप, बट अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो इनफैक्ट सारी चीजें सारे लाइबिलिटीज जाके उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको पैसा मिलता ही है. कभी ऐसा होगा ही नहीं कि प्रैक्टिकल सेंस में बोल रही हूँ कि एकदम लॉसेस आ जाए और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी कुछ ना मिले या फिर वो लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए उसकी स्टेट भी पूरी ना पड़े. और इन केस अगर ऐसा हो भी गया तो देन that amount will be borne by all other partners in their ratio. There is no section. Generally हमें क्या बोला हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, क्या बोला हुआ है कि अगर कोई डिसीज पार्टनर है या किसी का डेथ होता है तो देन हिज प्रॉपर्टी विल बी लाइबल ओनली अप टू हिज, आई मीन ही विल बी लाइबल ओनली अप टू हिज प्रॉपर्टी. अगर कुछ बचता है तो देन वी आर मतलब अदर पार्टनर्स आर सपोज टू पे देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव दैट मच अमाउंट. नहीं बचता है तो नो प्रॉब्लम. जनरली मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिकल सेंस में बचता ही है. एंड कैन लीगल रिप्रेजेंटेटिव लुक्स इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, कैन दे कॉपी एक्वायर इंस्पेक्ट? यस दे कैन, चेक करने के लिए, रेशियो एसरटेन करने के लिए. बट क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का प्रॉपर्टी मंगवा सकते हैं क्या अपन? नहीं मंगवा सकते. टेल मी, जो प्रॉपर्टी डिसीज्ड पार्टनर का होगा आफ्टर हिज डेथ, क्या वो प्रॉपर्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का बन जाएगा? By default answer is yes. So hence property of legal representative will not be liable to pay off the debt. Ultimately, property of deceased partner will not be liable to pay off the debt. He is a partner. See, यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है? Dormant partner, partner by holding out, any partner is liable to third party. Every partner is liable to give public notice. मैं point क्या समझा रही हूँ? Liability for the partner done after the date of dissolution. डिसोल्यूशन के डेट के बाद या पब्लिक नोटिस के डेट के बाद भी क्या पार्टनर्स का लाइबिलिटी रहता है क्या? आंसर इज यस. जब तक आप पूरा धंधा बिजनेस बंद नहीं करते तब तक उनका लाइबिलिटी चलता है. बट जिसका डेथ हो गया उसका रहेगा कुछ? नहीं रहेगा. जो इंसॉल्वेंट हो गया उसका रहेगा कुछ? नहीं रहेगा. पब्लिक नोटिस के डेट के बाद जो डोमेंट पार्टनर है उसका रहेगा? नहीं रहेगा. अभी देखो, मैंने कल परसों बोला था बैंक, जैसे आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, क्या कोई डे का टाइम लिमिट होता है? 6 बजे बैंक बंद होगी, 7 बजे बैंक बंद होगी, है ना? तो 6 बजे के बाद बैंक का शटर बंद हो जाता है, मतलब बैंक इज क्लोज्ड. बट क्या अंदर वो लोग सब काम माइंड अप करते हैं? कैश कितना आया कलेक्ट करना है, सबके एंट्री डालने, किसी के एंट्री रिवर्स करने हैं, जो उनको चेक आए हैं वो दूसरे बैंक में पहुंचाने, ये सारी चीजें उनको करना पड़ता है. तो हमने जिस दिन पब्लिक नोटिस का डेट अनाउंस कर दिया, क्या रातों रात कोई भी धंधा या कोई भी बिजनेस बंद होगा क्या? नहीं. उनको फाइनल सेटलमेंट करने तक बिजनेस विल गो ऑन एंड ऑन. जब सारे पार्टनर्स पूरा फाइनल सेटलमेंट करके सारी चीजें खत्म कर देंगे देन लीगली योर फर्म विल बी डिसॉल्व. नहीं तो पार्टनर्स ने डेट दे दिया, एक काम आज शाम तक फर्म डिसॉल्व करेंगे, उनका देना है थर्ड पार्टी को 5 लाख रुपया. आज शाम को फर्म डिसॉल्व हो गई, पार्टनर गए घर पे, थर्ड पार्टी आके मारेगा इनको, अरे मेरे 5 लाख रुपए तो देके जाओ, है ना? डिसॉल्यूशन का नोटिस होता है जनरली कस्टमर्स के लिए. अभी वी आर नो मोर सेलिंग, वी आर नो मोर परचेसिंग. हम लोग अभी हमसे ना आप लोन लोगे ना ही हम आपको लोन दोगे, पर पहले जो लाइबिलिटीज हमने इनकर की है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कंडक्ट, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या उसको फुलफिल करना पड़ेगा? आंसर इज यस. बोलो. हम्म. हम्म. 50 lakhs. 30 लाख फर्म का लॉस नहीं हुआ. ऑलवेज द लाइबिलिटी ऑफ फर्म इज अनलिमिटेड. The liability of partner is unlimited. The other partner will have to bear this much amount in their ratio. क्योंकि सॉरी इक्वली रेशियो पार्टनर्स को रेशियो में शेयर करना पड़ता है, क्योंकि तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मिक्स कर रहे हो. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर कोई लॉस होता है
तो दैट लॉस विल बी बेयर बाय अदर इनइक्वल रेशो। ठीक है, तो अगर उनका शेयर होगा तो वो शेयर में, अदरवाइज उनको इक्वली बेयर करना पड़ेगा। दूसरा, क्या पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है? जब तक वो जिंदा है या जब तक कंटिन्यूएशन है बिजनेस का, बिजनेस चल रहा है, हिज लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। तो ये फर्म को लॉस नहीं होगा, वैसे देखा जाए तो पार्टनर को लॉस होगा इन केस अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउट लाइबिलिटी अराइज हुआ तो। When right of partner after dissolution, आफ्टर डिसोल्यूशन भी क्या पार्टनर का कोई राइट होता है? यस, क्या राइट होता है? ऑन अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स एंड देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डिसोल्यूशन के डेट के बाद क्या पार्टनर का ये राइट होता है कि उसका उसका शेयर वो ले ले, उसका उसका प्रॉफिट शेयर के हिसाब से ले ले, अगर कुछ ना हो तो वो इक्वली ले ले, राइट? जो भी फर्म का, जैसे शेयर तो मिल गया कैश में, बट जो भी फर्म का लाइबिलिटी है, तो फर्म का जो एसेट लाइबिलिटीज है, क्या वो पे ऑफ करने के बाद बचा कुचा चीजें पार्टनर्स को मिलना चाहिए इन देयर रेशो? डेफिनेटली पार्टनर हैव राइट टू शेयर ऑल द एसेट ऑफ द फर्म टू देयर रिस्पेक्टिव रेशोस, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, इंक्लूडिंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एडवांसेस, रिजर्व्स प्लस एसेट। गुडविल मिलने का भी राइट है, यस। And to have surplus distributed among the partner, in case कुछ surplus बचता है तो वो हमको क्या करके दे दो? डिस्ट्रीब्यूट करके दे दो, बांट के दे दो। Then continue the purpose of winding up. वाइंडिंग अप मतलब क्या? आपने डेट अनाउंस कर दिया, इसका मतलब ऐसा है कि वो डेट के बाद आप कुछ काम धाम नहीं करोगे। जब तक आपका फर्म बिजनेस लीगली बंद नहीं होता तब तक पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर को उसके जो राइट्स ऑब्लिगेशंस अथॉरिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। आफ्टर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द firm and other mutual rights and obligation continues notwithstanding the dissolution. Tell me, क्या हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एक एजेंट है? यस। क्या हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है? आंसर इज यस। तो ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप है, तब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक आप फर्म को लीगली खत्म या लीगली बाउंड अप नहीं करते हो। It is always necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transaction begin but unfinished at the time of dissolution. हमने बिजनेस करते टाइम पे ट्रांजैक्शन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन डिसोल्यूशन के डेट तक खत्म नहीं है, तो आपको क्या उसको लीगली खत्म करके ही प्रोसीड करना पड़ेगा। जब तक आपके ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होते तब तक क्या हर पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट माना जाएगा। तो इन बिटवीन ऐसा हो गया कि एक आधे पार्टनर के डिसीजन मेकिंग में रॉन्ग हो गया, नुकसान आ गया, तो क्या वो नुकसान बेयर करेगा दूसरा वाला? यस, क्योंकि अभी भी म्यूचुअल एजेंसी वाला प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। दूसरा वाला ऐसा नहीं बोल सकता अरे डेट ऑफ डिसोल्यूशन तो डिक्लेयर्ड है, अब तेरी गलती है, तू तेरा देख। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लास्ट ट्रांजेक्शन बाइंड अप करने तक जो भी सारे लाइबिलिटीज आएंगे वो सारे पार्टनर्स को आपस में या उनके शेयर में म्यूचुअल एजेंसी के कंसेप्ट के थ्रू बांट के लेना पड़ेगा। आपने डिसोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया ऐसा बोल रहे हो, है ना? डिसोल्यूशन अकाउंट अगर जब आप बनाओगे तो आपको समझेगा सेटलमेंट, जैसे कि अभी मेरे को पैसों की जरूरत है, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं सबसे पहले पैसा किसको मांगूंगी? आई विल चेक कि मेरे घर वालों के पास पैसा है क्या, जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स है, आई विल आस्क मनी टू देम। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो देन आई विल गो टू माई क्लोज फ्रेंड्स, है ना? क्लोज फ्रेंड्स के पास जाऊंगी, पैसा 50,000 है क्या? अगर क्लोज फ्रेंड्स के पास नहीं है तो आई विल गो टू आउटसाइडर। बैंक विल बी माई लास्ट रिसोर्ट, इमेजिन, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो देन आई विल गो टू आउटसाइडर, देन आई विल गो टू बैंक, क्योंकि बैंक में मुझे गारंटर देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह लफड़े हैं। सो ये एक जनरली किसी का भी प्रोसेस होता है। बट अगर पैसे आपको मिल गए, आपको जितना पैसा चाहिए था, उधारी चाहिए था, आपको मिल गया, तो वो केस में जब पैसा लौटाने की बारी आती है तो सबसे पहले घर वालों का लौटाते हो क्या? नहीं, सबसे पहले बाहर वालों का लौटाते हो। सही तो है ना? लॉजिक है। अगर अपन ने किसी का पैसा उधार लिया, घर वालों ने भी थोड़ा उधार दिया, दोस्तों ने भी उधार दिया, बाहर वालों ने भी उधार दिया, तो जब आप रिटर्न करते हो तो सबसे पहले किसका लाइबिलिटी पे ऑफ करते हो? इट इज वेरी लॉजिकल दैट यू विल पे लाइबिलिटी ऑफ आउटसाइडर्स।
आउटसाइडर लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे, फिर कुछ बच गए तो फिर आप आपके क्लोज फ्रेंड्स को दे दोगे, एंड देन आफ्टर अगर कुछ बचे तो आप देन फैमिली मेंबर्स को दोगे, और नहीं बचे तो फिर नहीं दोगे वो टाइम पे, है ना। दिस इज द जनरल रूल पैसों का। इन द सेम वे अकाउंट सेटल करना है, अकाउंट सेटल करना है, लोगों के देने हैं, लोगों से आने हैं, ये सारी चीजें। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पार्टनरशिप फर्म विल पे द लाइबिलिटीज ऑफ आउटसाइडर। क्या आउटसाइडर को थर्ड पार्टी बोलो तो चलेगा? यस। सो पार्टनरशिप फर्म विल पे द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। बाहर वाले लोग हैं, अपने पहचान के नहीं है, कल जाके पैसा टाइम से नहीं दिया तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, केस फाइल कर देंगे। सो ड्यू टू दिस रीजन फर्म विल पे द लाइबिलिटी ऑफ आउटसाइडर्स, नंबर 1, मतलब थर्ड पार्टी। सेकेंड जैसे 50,000 रुपया है, 5,000 आउटसाइडर का लाइबिलिटी है, बचा कितना? 45,000। अभी 45,000 में से क्या करें? पे ईच पार्टनर रिलेटिवली ड्यू फ्रॉम कैपिटल। मतलब क्या? अगर किसी पार्टनर ने ओवर एंड अबाउ कैपिटल से ओवर एंड अबाउ जो पैसा लाया है उसे क्या बोला जाता है? एडवांसेस। दीज आर एडवांसेस एंड लोन। पार्टनर ने ही लोन दिया। सी, हमने पहले किसका लोन चुकाया? बाहर वालों का लोन चुकाया। अभी किसका लोन चुकाएंगे? पार्टनर का। पार्टनर ने भी फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने क्या सोचा? बैंक से लोन लेने के बजाय आप मुझसे ले लो, मैं आपको लोन प्रोवाइड करता हूँ। हाउ मच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस लोन? टेल मी। 6% per annum. Either it is given or not given. Other partner will have to pay as per 6% के हिसाब से। तो क्या करेंगे? कुछ पैसा बचा तो वो पैसे में से पार्टनर का एडवांसेस दे देंगे। पार्टनर के एडवांसेस चले गए, वो भी तो एक टाइप के लोन ही थे, सो वो चला गया। देन इन पेइंग द पार्टनर रिलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ये 2 पॉइंट सेम दिए, अभी इसमें भी चेंजेस नहीं, दीज आर सेम। मतलब क्या? आउटसाइडर का लोन पहले दे दिया, दूसरा पार्टनर्स का लोन या कैपिटल के उनके जितने भी पैसे बचते हैं ओवर एंड अबाउ कैपिटल मतलब एडवांसेस, वो पैसा दे दिया। तीसरा, द रेसिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमॉन्गस्ट द पार्टनर। जो भी बचा खुचा पैसा है, क्या पार्टनर के पीएसआर रेशियो में आप डिवाइड करके ले लोगे? पार्टनर के पीएसआर के रेशियो में डिवाइड करके ले लोगे। सो दीज आर द स्टेप्स और मोड्स ऑफ सेटलमेंट। इसमें और भी चीजें हैं कि इसके पहले मतलब यहाँ एक पॉइंट आना चाहिए कि आपके जो भी इंटरेस्ट है वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वगैरह, वो पहले पे ऑफ करो, फिर बचे कुछ से आप क्या कर दो? दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें से दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट। सो यहाँ पे अगर प्रॉफिट है और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड करके रखा है तो पहले पे करो, फिर वो प्रॉफिट के इसमें से माइनस करो, बचा कुचा रुपया है वो पीएसआर में शेयर कर दो। हाँ, ड्रॉइंग्स का तो फॉर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा ना, तो फॉर्म विल गिव इट टू पार्टनर्स। yes yes interest on drawing is given by partners to the firm of course। तो पार्टनर क्या करेंगे? फर्म को इंटरेस्ट देंगे, बट क्या वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए? उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें ऐड होना चाहिए, या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म को पार्टनरों को देना है। तो वो देने के लिए क्या वो चेक करेंगे कि बाबा प्रॉफिट है तो उसमें से देंगे, और फिर देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट का अमाउंट है वो पार्टनर्स में आपस में बांट के ले लेंगे। पहले आउटसाइड वाली चीजें पे करो, फिर पार्टनर का लोन पे करो, और अगर कुछ अमाउंट बचा है तो दैट विल बी डिवाइडेड अमॉन्गस्ट द पार्टनर्स। देन ऑफ सेपरेट डेट, फर्म की उधारी, फर्म की लाइबिलिटी, राइट। और सेपरेट डेट मतलब क्या? पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी। जो फर्म का लाइबिलिटी है, आपको क्या लगता है किसमें से पे करना चाहिए? फर्म का लाइबिलिटी शुड बी पेड आउट ऑफ द फर्म्स एसेट, right? And partners liability should be paid out of the partners personal asset। The instance in payment of the debt of the firm। अगर कोई पर्टिकुलरली फर्म की मतलब जो बिजनेस है उसका कोई डेट हो, उसका कोई लाइबिलिटी हो, तो उसके लिए क्या फर्म का प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा? डेफिनेटली फर्म का प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा। फर्म का प्रॉपर्टी मतलब क्या? टेल मी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म? 3 चीजें। द प्रॉपर्टी विच इज bought in by the partners, number 1। दूसरा, acquired और purchased during course of business। तीसरा, goodwill is the property। so these are the property। अगर फर्म के लाइबिलिटीज है तो हम क्या करेंगे? फर्म के प्रॉपर्टी में से इसको पे ऑफ करेंगे।
and they share among us the partners. The separate property of partner shall be applied first in the payment of his separate debt and surplus in any in the payment of the debt of the firm. सिंपल है. फर्म का लाइबिलिटी फर्म का एसेट वापरो, पार्टनर का लाइबिलिटी पार्टनर का एसेट वापरो, नो प्रॉब्लम. सो द लाइबिलिटी ऑफ फर्म इज पेड बाय फर्म्स एसेट, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज पेड बाय पार्टनर्स एसेट. हैव यू अंडरस्टूड दैट? चलो लिखिए. कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चलो फटाफट. पहले थे सोचा. लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो. नॉन रजिस्ट्रेशन के एक्सेप्शन के बाद भी तो कुछ हुआ ना. कुछ नहीं. यहाँ तक लिखा राइट. ये तो होमवर्क है. कुछ नहीं. डिसोल्यूशन ऑफ एक पॉइंट लिखना है आपको. डिसोल्यूशन ऑफ partnership between all partners is known as dissolution. Write down this point. चलो जल्दी जल्दी से 1 बज गया देखो. ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं. देखो आज आवाज जा रहा है ऑनलाइन में. माइक थोड़ा ऐसा पकड़ना चाहिए. ओके लिख ली एक लाइन. रानी किसको ढूंढ रही है? देख रंजना है, प्रेरणा है, सुयांश है. हाय बोल रही है रानी सबको. कोई नहीं है दोस्त ऑनलाइन में. अच्छा दिख रहे नहीं है. नहीं सेक्शन लिखना ही नहीं है ये वाला. ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमने हर हेडिंग के सेक्शंस याद रखे. चलता है. जहाँ पे नेसेसरी वहां पे लिखो. जहाँ पे नेसेसरी वहां पे आप आपके आधा 1 मिनट वेस्ट करोगे तो उसमें इम्प्रेशन, यहाँ पे इम्प्रेशन का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे उनको परफेक्ट प्रिसाइज आंसर चाहिए. जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे लिखो. जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन राइट डाउन एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा है कि ये वाला जो गिवन एग्रीमेंट है इसको इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, तो वो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है. बट अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि अपने को consequences of non registration पूछे, तो you just simply have to write consequences of non registration. उसमें आप पार्टनरशिप का मीनिंग लिखते बैठोगे सेक्शन 4 में तो इट विल मेक नो सेंस. इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, नथिंग एल्स. फिर आगे लास्ट का क्वेश्चन में जब आपको 1-2 मिनट कम करना रहता है तब आपका वो टाइम ये हो जाएगा. 1-1 मिनट जरूरी है. बोलो. नहीं मैं हाँ अपना घर का थोड़ी है. कभी नहीं. मैं तो फिर हर क्वेश्चन में बोलती थी डेफिनेशन आपको करवाने. चाहे डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस पूछो या स्टेप्स पूछो, कुछ भी पूछो, पहले पार्टनरशिप का ये लिखने का, ऐसा मैं बोलती थी. प्रोविजन ही है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो प्रोविजन लिखो. क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो. वेरी सिंपल. अगर आप लिखोगे भी तो इससे आपका ना ही इंप्रेशन पड़ेगा, ना ही आपको ज्यादा मार्क मिलेंगे, बल्कि नुकसान आपका है, आपका टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि 1-1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको समझेगा.
नहीं होता है वो, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा। बस आप मेरे लिए एक काम करो, मैं जब तक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, आप मेरे लिए प्लीज कृपा करके पढ़ के रखो। मतलब हर एक प्रोविजन आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये ऐसा था, ये ऐसा था। पढ़ के रखो, 90% तो आपको रिकॉल होना चाहिए। फिर मैं बोलूंगी कि आपको कौन सा प्रोविजन कहाँ लगाना है। आपके ऊपर का काश अगर मैं लर्न कर पाती तो मैं वो भी कर लेती थी। बट पढ़ना तो अल्टीमेटली आपको ही है ना, लर्न करना आपको है, पढ़ना आपको है। मैं बाकी आपको पूरा गाइड करूंगी। मैं जो बोलूंगी मेरे हिसाब से चलोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, नो डाउट विद दैट। बस कंप्लीशन वो आपको करना है, ऐसा कोई मैजिक तो है नहीं अभी तक। लिखो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ये नहीं लिखा, पढ़ाया सिर्फ। एक काम करिए क्या, अपन ये चार्ट लिखिए क्या। बट अगर चार्ट वाइज लिखेंगे तो अपने को कुछ कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है, फिर आपको किधर क्या कुछ मिलेगा नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगी, जोन हो जाएगा। चलो, तो ज्यादा डिटेल में लिखना है, थोड़ा तो लिखना है, चलो लिखो तो। ए लिखो आपके हिसाब से, डिसोल्यूशन विदाउट, इसमें नंबर। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये सेक्शन मत लिखना, मैंने गलती से हाईलाइट किया। बस इतना लिखना, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और विद अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट के आगे ये हाईलाइटेड लाइन लिख दो, सिंपल। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में छोटा सब पॉइंट है, इसको ए भी कर दे। विजिबल है, विजिबिलिटी अच्छी है। ये वाले स्क्रीन पे मस्त अच्छा दिखता है, बोल्ड हैंडराइटिंग। साक्षी तू कल थी क्या? कल ऑनलाइन थी? कंप्लीट किया सब कुछ कल का मिसिंग? सच सच बताओ, अभी मैं पनिश नहीं करूंगी। किसने होमवर्क नहीं किया? रेज योर हैंड। सच सच बताओ, मेरे को क्या चेक करने को आधा मिनट नहीं लगेगा। किसने होमवर्क नहीं किया? फिर मैं रैंडम, कार्तिक होमवर्क किया? लायन, भूषण तूने? प्रसाद होमवर्क? फिर तो चेक, क्लास खत्म होने से पहले चेक करना पड़ेगा एक बार। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के ए और बी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अभी, फटाफट लिखो। अपने को क्लास खत्म होते होते पूरे नोट्स बना लेने के, और आज के आज नोट्स मतलब ग्रुप में डाल देगी वो। और जो क्वेश्चन बचा है 1 and 3 होमवर्क किया, तो 2 क्वेश्चन विल बी फॉर होमवर्क बाय टुमारो, एक ही है बस। और ज्यादा स्टडी कर सको। कार्तिक तो लिख नहीं रहा है क्या? नहीं, क्यों? आज तो अरे इधर मुस्ता बोर्ड के पास देख के क्या फायदा, लिखना घर पे ज्यादा पड़ेगा ना। यहाँ पे लिखने को तू आधा घंटा लगाएगा, वही आधा घंटा घर पे ज्यादा लिखेगा, तो यहाँ पे बैठ के क्या करेगा? तुम लोग वो समझते ही नहीं हो, टाइम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इधर इसका उसका मुंह देखते बैठ रहा है, इससे अच्छा लिख लेता था।
कितने पेजेस हुए कल? 5 पेजेस हुए होंगे लिखने, 4। लिख सकता था, उसके भी पीछे का लिखना है। कब, कितने दिन एब्सेंट था तू? 1 हफ्ता? अरे बाप रे, किधर गया था? हम्म, ये जो 5 पॉइंट्स है ना कॉन्टिजेंसी के, 4 पॉइंट्स है ना, ये आप अगर शॉर्ट में करो आपकी ओन लैंग्वेज में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत भी शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में लिखा उससे। इट्स रेनिंग आउटसाइड। आप लोग तो रोज भीगते हो गए ना। रेनकोट वगैरह लाया करो अभी एग्जाम के टाइम पे, नहीं तो बीमार पड़ोगे। रेनकोट, छाता, जो भी है। जितने बार करो कम ही है। ऐसा नहीं कि बाबा तुम्हारा 6 बार रिवीजन हुआ है तो तुम डेफिनेटली पास हो गए। ऐसा भी हो सकता है एक आधा आदमी सिर्फ 3 बार पढ़े, पर ऐसा परफेक्ट पढ़े कि वो ना भूले। एक आधा मंद बुद्धि 10 बार पढ़े तो भी भूल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। बट आपका कम से कम 3 से 4 बार होना चाहिए, तो जाके आप मैक्सिमम रिटेन कर पाओगे। एक्चुअली तो एग्जाम में राइटिंग है तो राइटिंग, बट देन आप कुछ चीजें को कीवर्ड्स लिख के देखो, कुछ रिटेन करो। हर चीज आप लिख के देखना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। घर पे करोगे तो रिटेन, ट्राई टू रिटेन। लर्न किया एक क्वेश्चन, फिर पिछले पेज पे उसके कीवर्ड लिख के देखो कि मैं लिख पा रही हूँ क्या, 100% याद कर पा रही हूँ क्या। ऐसे स्टडी करो। कंप्लीशन ऑफ वेंचर लिख दो। सेकेंड पॉइंट में शॉर्ट में लिख दो कंप्लीशन ऑफ वेंचर। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ऑन कंप्लीशन ऑफ फिक्स पीरियड, by death and by insolvency. Completion of fixed period, completion of venture, by death and by insolvency. These are the 4 point A, B, C, D. अभी of intention to dissolve. उसके बाद पॉइंट नंबर विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट के 4 थे पॉइंट्स। अभी विथ ऑर्डर ऑफ कोर्ट लिखेंगे। विथ ऑर्डर ऑफ कोर्ट की शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स है। हाँ, यस यस, ब्लैक बॉल पेन से लिखना है पेपर। अभी जेल इज कन्वीनियंट बिकॉज थोड़ा राइटिंग फास्ट हो जाता है इसकी स्पीड के लिए। ब्लैक पेन, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, आपका सारे पेपर्स ब्लैक से लिखो। सीए फाउंडेशन लेवल पे तो कुछ इतना ये नहीं, बट देन इट इज कंसिडर एज इफ इट इज अ रूल। लास्ट में बैच में भी मैंने बोला था, उसके लास्ट बैच में भी बोला था। जेल नहीं तो
जनरली बॉल पेन इज प्रेफरेबल, ओके, जेल पेन से लिखने के बाद आपको कट नहीं करेंगे मार्क्स, बट बिकॉज ऑफ द स्पीड एंड योर कन्वीनियंस, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। ब्लैक पेन, बट बॉल पेन इज कन्वीनियंट ना, स्लो होता है। देन ठीक है, यू कैन यूज। सी, मैंने इसके लिए मैं बोलती हूँ ना कि वहां पे अपन अपने को तो अपन जो लिखते हैं वो सही लगता है ना, कि बाबा अपने को तो भर भर के पेपर भी लिखा तो भी इतना अच्छा लगता है, बाय द एंड ऑफ द एग्जाम ऐसे आप ये कर करके देखते हैं ना अपन, और मैं बहुत लिख के आई। इट इज व्हाट मैटर्स इज एक्यूरेसी। कुछ प्रोविजंस इनएक्यूरेट हो गए, कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, इसके लिए ऐसे ही मार्क्स नहीं काटेंगे। सी 90 अटेम्प्ट करने के बाद ही गॉट 52। इफ अगर 100 अटेम्प्ट 92, ही गॉट 52। सो एक सीख है, अपने को एक सीख है कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं, सही तो ही, हाँ कंसीडर तो ही पास होगा, एकदम अपने को डिफिकल्ट वाले केस में जाके सोचने का है। नहीं देते हैं, नॉट पॉसिबल। अगर कोई प्रोसीजरल मतलब जैसा कोई स्टेप्स हो, या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर या कुछ हो, आता है आता है आता है। अभी एलएलपी का स्टेप्स आ गए थे 7 मार्क को, एकाद ने एकदम रट लिया होगा, दाड़ 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 लिख दिया, कहाँ मार्क कट करेगा, कहाँ कट करेगा, चांस ही नहीं है। इसके लिए बोला मैंने प्रोसीजरल पार्ट मतलब जितना आप स्ट्रांग रखोगे ना, उतने ज्यादा मार्क्स कट करने के चांसेस ही कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट में वगैरह चांसेस है, देर इज नो प्रोसीजरल पार्ट काइंड ऑफ, इसके लिए। चलो, कि आप लोगों में से किसी ने 60 मार्क के लिए मेरे को एक ही बस हाथ ऊपर, एक ही मुझे लड़की दिखी, कॉन्फिडेंस। सी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अपना अभी तक थर्ड ही चैप्टर चालू है, वैसे देखा जाए तो एक 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप खुद ही बोलोगे मेरे बिना पूछे ऐसा होगा। चलो, नहीं बट अभी से होना चाहिए कि मैं अभी तक जितना हुआ है उसमें भी मैं परफेक्ट करूंगा या परफेक्ट करूंगी। आज एग्जाम कैसे दोगे, सिलेबस ही कवर नहीं। हाँ, जितना पेपर लिया तो हो सकता है। सेकंड यूनिट छोड़ दो, यूनिट 2, यूनिट 2 और पार्टनरशिप उल्टा बाद में कि ज्यादा इजी है। चल, नहीं कर रहे, उनको बिजनेस अच्छा मिल रहा है, नहीं कर रहे तो देन कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, तो उनके पास बात पहुंची तो। अच्छा, तेरा राइटिंग ही ऐसा है, बट ऐसी डिजाइनर राइटिंग एग्जाम में थोड़ा ट्राई टू खुला खुला लिख, कि सामने वाला एटलीस्ट रीड करे तो उसको करते हैं। राइट, बट देखा था
चिकन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और ट्विटर उसको दिख जाए मतलब तो वो 4 के 3 4 के 2 मार्क्स देगा सो वो भी मैटर करता है प्रेजेंटेशन नॉट हैंडराइटिंग ऐसी हैंडराइटिंग निकालो कि सामने वाले को पढ़ते आए बस बस उसको इरिटेट मत करो हैंडराइटिंग से दैट इज फाइन मतलब आई कैन रीड दैट ये भी थोड़ा सा मुश्किल है रीड करने को लिखो जो कर्सिव लिखते हैं तो खुला खुला लिखो हाँ ये अच्छी मस्त है हाँ अरे सादा बट सारी के लोग नहीं होते गंदा होने वाला रीड चाहिए करना एक तो नॉर्मल नहीं तो कंसीवर कंसीवर इसी की थोड़ी छुट्टा छुट्टा खुला खुला चलेगा पेपर चेकर है if you are CA then by default you will be paper check पेपर चेक करने वाले वैसे सीए नहीं होते पेपर चेक करने वाले सीए नहीं होते जब तक के लिए रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ माय फिर आप लेते नहीं सेल्फ स्टडी के लिए घर पे टाइम है मैं मेरे क्लास का टाइम तुम लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए नहीं दे सकती घर पे करो मैं तो करो ना चलेगा बोल के सरप्राइज नहीं मतलब टेस्ट तो ही पढ़ाई करोगे तुम फाइनल टेस्ट के लिए नहीं करोगे ये देखो मैं क्या बोल रही हूँ अभी कुछ टाइम बाद मतलब कुछ दिनों बाद या एक आध महीने में अपन क्वेश्चन इधर सॉल्व करना चालू करेंगे दैट इज एज गुड एज योर टेस्ट तब तक आपका पूरा पढ़ना हो जाना चाहिए पूरा मैंने आपको 15 20 25 दिन का टाइम दिया है जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ते जाओ शेड्यूल बना के दे दूंगी लगे तो सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है इक्वल स्टडी करना है वो एक चीज प्लस एग्जैक्टली मैं आगे आई वॉज अबाउट टू से द सेम सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है बट अपने को लॉ को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा द रीजन इज वेरी सिंपल इट इज वेरी ह्यूज इट इज वेरी वास्ट कंप्लीट थियरी डरा नहीं रही हूँ प्रैक्टिकल टर्म्स में इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क स्टडी मैक्सिमम 10 बार पढ़ लो 15 बार पढ़ लो क्या फर्क पड़ता है और तुम लोग इतने मंद बुद्धि तो हो नहीं अगर 10 बार कोई चीज पढ़ोगे तो भूलोगे फिर तो आप रट्टा ही मार लोगे ना मोटिवेशन दू मोटिवेशन बस इतना है
एक सिंपल स्टेटमेंट याद रखो मोटिवेशन के लिए, जो भी आप कभी ऐसे मतलब एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे पढ़ना है इतना ही है, एक सिंपल चीज ध्यान में रखना कि हमको कोई भी में सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं जाना है। अभी अपने जितना फ्रेश माइंडसेट से पढ़ रहे हो, जितना आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, सेकेंड टाइम आप उतना नहीं कर पाओगे, या जितने मार्क्स स्कोर करने की अभी इफिशिएंसी आपकी बाद में उतनी नहीं रहेगी। तो एक चीज दिमाग में रखना कि कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना है। और आप जितने आपकी लाइफ के मतलब जैसे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए और 6 महीने वेस्ट करोगे, तो ऐसा ऐसा समझ लेना कि आपने लाइफ के 6 लाख रुपए वेस्ट कर दिए। 1 लाख पर मंथ के हिसाब से अगर बोलूँ तो तुम्हारे टाइम पे तो ज्यादा होगा, बिकॉज देर विल बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक बेसिक अमाउंट अगर मैं बोलूँ तो आपके जितने महीने गए वैसा सोचना उतने लाख रुपए गए। 6 महीने 6 लाख गए, 8 महीने वेस्ट करोगे 8 लाख गए। मेरे को कोई भी हालत में मतलब इसी उत्तर में क्रैक करना है, चाहे आप 3 घंटे सो, 4 घंटे सो, या कुछ भी करो। और आप लोगों का इतना है, एनर्जी है, इफिशियंसी है कि आप कर लोगे। सेकेंड अटेम्प्ट तक आपका टाइम आना ही नहीं चाहिए। ध्यान में रखना है कि राइट नाउ इट इज द टाइम टू क्रैक एंड डील, खत्म करना है इधर ही। ये बुक्स वापस, ये बुक्स का मुंह वापस देखने की जरूरत ना पड़े। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी एग्जाम हो गई तो बुक्स पैक करके आपने रख दिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वही दिमाग में रखो बस। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये कंटिन्यूस एंड परपेचुअल लॉसेस सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। सीविंग हैज ट्रांसफर्ड द होल इंटरेस्ट ऑफ हिज, होल ऑफ हिज इंटरेस्ट मतलब क्या? पार्टनर्स होल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? एक आध कोई पार्टनर होगा वो केस करेगा, तो अदर देन सीविंग पार्टनर 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर में से 3 पार्टनर अपना होल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, चौथे को प्रॉब्लम है, चौथे वाले ने केस कर दिया, तो वो केस करने वाला पार्टनर है वो सीविंग पार्टनर हुआ। तो ऑल पार्टनर्स अदर देन सीविंग मतलब ए बी सी अदर देन डी आर ट्रांसफरिंग देयर होल इंटरेस्ट टू समवन एल्स। सीव नहीं कर सकता, सीव कहाँ कर रहा है, बट वो सी, हाँ, फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है यहाँ पे। फॉर्म रजिस्टर्ड हो, बट वो कंप्लेन तो कर सकता है। कंप्लेन करना एज इन की सर आप आके चेक कर लो, हमारे इधर थोड़ा गलत गलत काम चल रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ आप लोगों को। बाकी सब्जेक्ट एक एक लेना है। अपने बैच में 80+ आएगा लॉ में, 80+, 85+। अभी आज से तुम लोग अगर एफर्ट स्टार्ट कर दोगे तो करोगे ना? कंपनी घर पे लिखने होंगे, आपको नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पे बस रीडिंग एंड आई मीन प्रोसीजर्स, रीडिंग, स्टडी, प्रैक्टिस, टीचिंग, इतना होगा। लेंदी नहीं है, प्रोसीजर पार्ट है इसके लिए। आज का आज घर पे लिखो, यहाँ भी समझेगा, घर पे फिर रिवीजन होगा। ठीक है, विल डिसाइड क्या करना है, बट 50% एटलीस्ट कॉपरेट, 50% यहाँ पे लिखेंगे, है ना? जैसे क्वेश्चन डिफरेंस तो करते ही हो, और कुछ चीजें कर लेना।
Done. Consequences of dissolution. Consequences of dissolution. हो गया, पार्टनरशिप हो गया, अभी आज खत्म है. नहीं, बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे रूल्स है. आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, बहुत बेसिक. इंटर में है, फाइनल्स में है. डिटेल इसके आगे का, फाइनल्स में और डिटेल में. कभी नहीं. सीए बनने के बाद भी नहीं. सीए बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं. आपके पास कोई भी क्लाइंट आया, वो किसी के भी, अभी जरूरी नहीं ना, क्लाइंट आपको पार्टनरशिप के बारे में पूछ सकता है, आपके क्लाइंट को ओपीसी खड़ा करना हो सकता है, क्लाइंट को कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपको देन यू विल हैव टू सी द प्रोसीजर्स एंड आंसर. नहीं, फिर आप चेक कर, याद रहने की बात नहीं है, आप चेक करके बता सकते हो ना उसको. प्रोविजन अमेंडमेंट्स आते रहते हैं. एग्जाम में ऐसा नहीं कि देख के पेपर लिख सकते हो, क्लाइंट के साथ तो डील आप कर ही लोगे, बिकॉज वो आपका वो टाइप का कैलिबर आपके पास आ गया होगा ना. until and unless you become CA. जो क्लास में मीनिंगफुल बातों पे भी खीखी करते हैं ना, उनकी लाइफ ऐसे ही खीखी बन के रह जाएगी. इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, पेपर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, अपना चालू है दांत निकालना. हम्म. डेड. अच्छा. हाँ, लिख सकते हैं, बट डेड इस डिसीज थोड़ा लीगल लगता है रे. मैं बताती हूँ क्या लिखना था, मेन पॉइंट तो लिखना ही था. डन. नंबर सी का एक्सप्लेनेशन लिखो. Partners are liable. नंबर सी का एक्सप्लेनेशन लिखो. पार्ट बी के बाद का सी. पार्टनर्स आर लाइबल till the partners are liable till the offense of the firm wind up affairs.
transactions till affairs of the firm wind up. And to complete transaction, and to complete transaction, and to complete transaction begun but unfinished at the time of dissolution. But unfinished at the time of dissolution. Complete transaction begin but unfinished at the time of dissolution. That's it. सी हो गया. रुक रही हूं मैं. चलो नंबर डी, मोड ऑफ सेटलमेंट. ये ए पॉइंट लिखना, बाद में बी और सी में से बी पॉइंट लिखो, डायरेक्ट डी लिखो. बी एंड सी आर सेम. नहीं, और एक पॉइंट बचा है. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स लिखो. उन्नति, क्या नहीं लिखना है? हाँ ऑफ कोर्स. क्या मिस हो गया? बी और सी. उतना पेज इनफ हो जाएगा बी और सी को. ग्रुप पे भेजना है तुझे. ए बी सी. बी और सी पॉइंट डुप्लीकेशन है, एक ही लिखो. बी लिखो. Tomorrow is Wednesday. So we can start with company. अभी नहीं. कंपनीज एक्ट खत्म होने के बाद, till completion of companies act in the class, you have time to complete partnership act by yourself. Then we will start the question. ऐसे ही क्वेश्चन मैं आज खत्म होके कल सॉल्व करूंगी, तो मैं ही सॉल्व करते बैठूंगी. तुम लोगों को आएगा ही नहीं. तुम लोगों को कुछ टाइम तो देना चाहिए कि नहीं. तो टेक 4 to 5 days. Then after company we will start partnership का practice. Then we will start LLP, and after completion of LLP we will start companies का practice. सोगा का भी. Payment of separate date and firm's date. ये दो पॉइंट्स लिखने के बाद दोनों पॉइंट्स के लिए कंबाइनली एक पॉइंट है. इफ एनी सरप्लस
ऐसा लिखना, दोनों पॉइंट के लिए वो एप्लीकेबल है। सबका हो गया? रंजना, लास्ट पॉइंट चल रहा है, लिखो। डिक्टेट करूं? क्या बोला मैंने? बी वाला कि सी वाला? सी वाला। अच्छा, सी वाला मैंने क्या, ये किसका, किसने लिखा? एक दे दे। पार्टनर्स और लाइबल टिल सी पॉइंट लिखो जो मैंने डिक्टेट किया था। बचे कुछ लोग ये वाला लिखो। पार्टनर्स आर लाइबल टिल द अफेयर्स ऑफ द फर्म वाइंड अप। पार्टनर्स आर लाइबल टिल द, सी वाला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। पार्टनर्स आर लाइबल टिल द अफेयर्स ऑफ द फर्म वाइंड अप टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन, to complete transaction begin, to complete transaction begin, but unfinished at the time of, but unfinished at the time of dissolution, unfinished at the time of dissolution. सेटलमेंट और ई वाला पॉइंट जो डिस्प्ले किया है वो बोलो। हो गया क्या ऑनलाइन वाले बच्चे? रंजना, सुयांश, लिखना हो गया? अभी मुझे ऐसे बच्चे बताओ कि जिनका नोटबुक कंप्लीटेड नहीं है। एक, दो, तीन। क्या इनकम्प्लीट है? तेरा पार्टनरशिप इनकम्प्लीट है कार्तिक। तेरा भूषण, लास्ट यूनिट 2। तेरा प्रसाद, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीटेड है क्या? नहीं, वो भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट है। सोगा, बाकी सब कंप्लीट है। करो, कंप्लीट करो। बी, ओके, बी पॉइंट डिस्प्ले करना है। हाँ, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस राउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, लिखो रंजना। क्या डाउट है? बोल दो। लिखना हो रहा है ऑनलाइन वालों का। असाइनमेंट के केस में ओनली बेनिफिट इज ट्रांसफर्ड एंड नॉट द लाइबिलिटी। अगर कोई क्रेडिटर है, उसको क्या करना है? किसी से पैसा रिसीव करना है, पैसा रिसीव करना है, उसने उधार दिया, और देन एट द सेम टाइम उसको कोई और एक डेट देना है या उसका और लाइबिलिटी पे ऑफ करना है। तो उसने क्या किया? पैसा रिसीव करने के लिए क्या किसी को वो असाइन कर सकता है? हाँ, दैट इज नथिंग बट असाइनमेंट।
जा एक काम कर, मेरा पैसा वसूल के लेके आ। तो वो पैसा वसूलने चला गया, 50,000 रुपए वसूलना था। क्रेडिटर ने उसके एजेंट को भेजा, कैन बेनिफिट बी असाइन? यस, बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बी असाइन। तो उसने वो 50,000 का बेनिफिट लेने के लिए उसको भेजा। अभी क्या हुआ, वो 50,000 का बेनिफिट लेने के लिए गया, सामने वाला जो पार्टी है वो क्या बोलता है, वो जो आप जिसके बिहाफ पे आप पैसे लेने आए हो ना, वो आदमी के हमारे पहले ही 15,000 रुपए का कुछ हिसाब बाकी है, तो आप एक काम करो, 15,000 क्या करो, पे ऑफ करो, 15,000 का लाइबिलिटी। बट टेल मी, क्या असाइनमेंट लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए होता है? नहीं होता है। सो असाइनमेंट कैन ओनली बी फॉर द बेनिफिट, नॉट फॉर द लाइबिलिटी। अल्टीमेटली वही बोला है कि अगर एक्सप्लेन, एक्चुअली वो तो एग्जाम्पल है कि अगर क्रेडिटर ने किसी को अपॉइंट किया उसका पैसा रिसीव करने के लिए, और सामने वाला ऐसा बोल रहा है कि नहीं, पैसा तो रिसीव करना ठीक है, बट हमारा ही पे करना बाकी है, आपका, आपके क्रेडिटर का, हमें ही लाइबिलिटी दो, तो क्या वो पर्सन लाइबल है उसके भी यहाँ पे करने के लिए? नॉट, बिकॉज दिस इज, दैट्स इट, यस, एंड नॉट एंटाइटल्ड टू पे द लाइबिलिटी। Yes, yes. Agent is not. Agent